हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ईवीएस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जनवरी में 2024 में ये पेपर हुआ था। तो इसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और चैनल विजिट करके आप प्ले में देख सकते हैं। सीटेट 2024 का एक प्ले बना हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, और कुछ मादा कीड़े जो हैं फेरिनोमस छोड़ते हैं, जिसके गंध से नर कीड़े जो हैं उसको पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों कथन सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रेशम के कीड़े के बारे में एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या सर्वेक्षण। इसमें से ऑप्शन जो है चर्चा और सर्वेक्षण जो है वो बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ए और डी जो है वो सही है, चर्चा और सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। रोल नंबर के हिसाब से 4/5 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाएंगे, और परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे। तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन जो है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, ये रणनीति जो है वो बिल्कुल अच्छी है। और इसमें बच्चों में जो है भेदभाव की भावना नहीं पैदा होगी कि वो तेज है तो उनका ग्रुप अलग बना है, या फिर वो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है और किसी की बुरी है तो उनके आधार पे भी और लिंग के आधार पे भी ना बनाया जाए, रोल नंबर के हिसाब से भी ना बनाया जाए। सहभागिता और सहयोग के आधार पे एक विषम समूह बनाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ताकि बच्चों में जो है वो भेदभाव की भावना प्रकट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो आपने पोचमपल्ली पढ़ा होगा, ये तेलंगाना का है, और तेलंगाना में ही पोचमपल्ली जो है कलाकारी प्रसिद्ध है वहाँ की, और खूबसूरत साड़ियाँ बनती है उसकी। तो ये तेलंगाना का है। ठीक है, अगर आप ईवीएस के जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम चैप्टर वाइज भी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, कथन ए, ईवीएस ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तु कैसे कार्य करती है। और कथन सेकंड है, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे दोनों कथन जो है वो आपका सही है। ईवीएस को 6 थीम में बांटा गया है, और ईवीएस की थीम जो है वो बच्चों के निजी जीवन के बहुत ही करीब है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए और कथन 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए स्केल, पोर्टफोलियो, या फिर शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो पोर्टफोलियो है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों के मार्क्स ही नहीं, उनके सब चीज़, उनके हर एक चीज़ के बारे में पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के हर एक चीज़ के बारे में बताता है। उनका पर डे का जो हिसाब किताब होता है वो सब चीज़ें उसमें नोट की जाती है। और पोर्टफोलियो का मतलब देखते हैं, एक व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक प्रणाली के भीतर विभिन्न तत्वों का
संपूर्ण और बहुमुखी मूल्यांकन शामिल होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावशीलता, गुणवत्ता और प्रभाव की विस्तृत समझ प्रदान करना ही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो और अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो और जानवरों को परिभाषित करो। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए बेस्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन सिर्फ डी है, जानवरों को परिभाषित करो, क्योंकि हर एक जानवर के बारे में छात्र नहीं जानता है और प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में कहा गया है यहाँ पे, तो जानवरों को परिभाषित नहीं कर सकता है विद्यार्थी, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, कथन ए दिया है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो आपने पौधे के बारे में ईवीएस में पढ़ा होगा, जो जाइलम है वो पानी को पौधों में पहुंचाता है, पौधों के हर हिस्सों में पहुंचाता है और फ्लोएम जो है वो फूड को पहुंचाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह तथ्य कार्य देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल हैं? तो परिकल्पना, परिमाण निकालना और अभिव्यक्त, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और अनुमान लगाना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आयोग की तरफ से यही उत्तर सही माना गया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बार अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और अनुमान लगाना सही ऑप्शन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम जानते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आश्रय। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ईवीएस में 6 तरीके के थीम को बताया गया है, उसमें आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम जानते हैं और करते हैं इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से डैश। तो इसमें पूछा गया है कि खून की जांच से क्या पता चलेगा? तो उसमें मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच करेगा, उनमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसमें जो उपस्थित जीवाणु है उसका पता चलेगा खून की जांच करने में। मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने में क्या निर्देशित किया जाता है? तो जो ब्लड में जो जीवाणु होते हैं उसका पता चलता है उसके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए ईवीएस 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। तो यही ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ पे पूछा है। एनसीएफ 2005 जो है वो क्या बताता है आपको? पाठ्यपुस्तकें जो है विद्यार्थियों के उनके आसपास के सभी वस्तुओं के बारे में स्रोतों के माध्यम से उनके ज्ञान का निर्माण करने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। आपने घड़सीसर के बारे में पढ़ा होगा, ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ये तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये ऑप्शन अब जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो आज जो है घड़सीसर प्रयोग में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, ये सही है आपका। ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। तो क्या सही नहीं है? तो ये तालाब आज भी प्रयोग में है, ये आपका सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। सीमा जो है एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना,
जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, या फिर चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, सी और डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना ये गलत है। उनके बारे में जानना और उनके बारे में सीखना, उनका आकलन करना और प्रयोग कौशल को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी सही हो जाएगी। नामों को कभी भी याद करना आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नाम को याद करके आप क्या हो जाएगा, उनके बारे में जानें और उनके बारे में बताया जाए और आकलन किया जाए उनका, उससे संबंधित अवधारणाओं को उससे जोड़ना, तो ये सब चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में डालता है। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में दो भागों में टूट गया, नींबू गिलास के बीचों बीच चला आया, नींबू जल में डूब गया, या फिर नींबू जल में तैरने लगा। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा, नींबू जो है वो जल में तैरने लगेगा। जब गिलास में आप ज़्यादा मात्रा में नमक डालेंगे तो जो नींबू है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि खारे पानी में जो है कम घनत्व वाली चीज़ें जो हैं वो तैरने लगती हैं, तो जो पानी है वो खारा हो जाएगा। इस वजह से जो नींबू का घनत्व कम है, इसके वजह से वो ऊपर आके तैरने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो फोर्थ हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एनसीईआरटी के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने के क्या कारण हैं। तो देखते हैं, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपका सही है। ये समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये गलत है ऑप्शन। और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाता है, ये भी सही ऑप्शन। तो यहाँ पे सही क्या क्या हो जाएगा, ए सही है, बी सही है, सी गलत है और डी सही है। यहाँ ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी और डी सही है, सी गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को बढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देता है। तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्य की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, या फिर सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। तो इसमें से भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। छात्रों को उनके परिवार के सदस्य की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल बेस्ट है। खाने की थीम को अच्छे से पूछताछ को बढ़ावा देगा कि उनके परिवार के अलग अलग मेंबर से बच्चा पूछने जाएगा कि आपकी पसंद क्या है, आपकी पसंद क्या है। तो उनको बच्चे के जो है भोजन के बारे में, उसके थीम के बारे में अच्छी समझ विकसित होगी, वो जान पाएगा अलग अलग भोजनों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही है बिल्कुल। और इस गतिविधियों को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी ऑप्शन सही है आपका। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, तो यहाँ पे याद करने वाला ऑप्शन हमेशा आपका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्टेप को पूरी तरीके से काटना सिखाना, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ए बी और डी सही है, यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी और डी जो है वो सही है। याद करने वाला ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है यहाँ पे, उत्तर दीजिए। तो उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अल बरूनी ने है जो है वो भारत के तालाबों के बारे में ही उसने
विस्तृत जानकारी इकट्ठा की थी और उसके बारे में बताया था। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की थी और अल-बरूनी जिस स्थान से आया था उसे अब उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और पूछा ही है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन गलत है अल-बरूनी के बारे में, तो पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि उसने भारत के तालाबों के बारे में बहुत ही प्रशंसा की थी और उसकी जानकारी इकट्ठा की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी एकत्रित करता है, वह नदियों से पानी एकत्रित करता है, वह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, वह जल से अशुद्धियों का निष्कासन करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है जौहर जो है वो एक सामुदायिक आधारित जल वर्षा संयंत्र यानी कि जल के पानी को एकत्रित करना और उसको इकट्ठा करना की प्रणाली है एक जौहर, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उस वस्तुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर ml लीटर है तथा आयतन जो है वो 3 ml लीटर है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 36 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान का फॉर्मूला ही होता है घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व को जब हम आयतन से गुणा करेंगे 12 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है 36 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान का फॉर्मूला आप याद रखिएगा बस, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। हम जब अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो समुद्र तल पर जो है आसानी से खाना पकाया जा सकता है और जो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ता नहीं, वो घटता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? कलचिड़ी है या शकरखोरा है, दर्जन चिड़िया है या फिर वीवर पक्षी है। तो वीवर पक्षी जो है वो अच्छे घोंसले का चयन करती है और नर पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है, वीवर पक्षी जो है अच्छे घोंसले का चयन करके उसमें अंडा देती है। तो पक्षियों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीमों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रिता का प्रकाश डाला जाता है। तो ये दोनों कथन जो है कथन का कारण जो है वो दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती है, बात छात्रों में ये पूछा है इसमें। तो परिकल्पना, निष्कर्ष अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता या फिर प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, ये अभिव्यक्ति। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आयोग के द्वारा फोर्थ ऑप्शन को सही माना गया है, ठीक है। हरियाणा के समीपवर्ती राज्य का नाम पूछा है यहाँ पे। तो हरियाणा के पास कौन कौन से राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो आप मैप को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन से राज्य के आसपास कौन से राज्य पड़ते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो हरियाणा का यहाँ पे पूछा है 2024 में जनवरी में जो पेपर आपका हुआ था ईवीएस में, हरियाणा के आसपास के राज्य के बारे में पूछा है। तो राज्य हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। तो पहला है, मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये ऑप्शन सही है आपका। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते की अधिकांश मादा मक्खियाँ जो है श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है। श्रमिक मक्खी जो है शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए और डी जो है वो बिल्कुल सही है। बाकी जो बीच के दो हैं बी और सी आपके यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियों के बारे में भी आप ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये किस तरह का प्रश्न है पूछा जाता है। तो काल्पनिक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न है या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन अध्यापिका ने बच्चों से पूछा है कि हम सर्दियों में जो ऊनी कपड़े पहनते हैं वो हमें सहज और कंफर्टेबल महसूस कराती है, ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इसे हम इंग्लिश में एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, निम्नलिखित में से कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन सही है, किंतु बी जो है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और आने वाले दिनों में हम बाकी जो प्रीवियस ईयर जो हैं आपके उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंटेंट को भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पे विजिट करेंगे तो सीटी 2024, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी, पॉलिटी और कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है। तो आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।